यूजीसी एनटीए नेट हिंदी उपन्यास पर चर्चा करें तो इसमें कुल 13 उपन्यास लगे हैं, जिसमें पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगर इस पर बात करें तो हिंदी के प्रथम उपन्यास के विवाद में इसका भी नाम लिया जाता है। जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और गद्य विधाओं का इतिहास पढ़ेंगे तो हर गद्य विधा को लेकर कुछ न कुछ विवाद रहा है विद्वानों के बीच में। तो उपन्यास की जब चर्चा की जाती है तो देवरानी जेठानी भी इस विवाद में शामिल है। इसका प्रकाशन सन 1870 ईस्वी में हुआ था। लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का मुख्य लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी हैं। आलोचक गोपाल राय ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। और यह उपन्यास प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। जब हम उपन्यास के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो प्रेमचंद को केंद्र में रखकर प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो उपन्यास है सन 1870 ईस्वी में लिखा गया है और गौरीदत्त ने बहुत ही सार्थक विषय को इसकी कथा वस्तु बनाया है, जिसमें पढ़ी लिखी स्त्रियों पर चर्चा की गई है। अगर इसके मुख्य पात्रों पर चर्चा करें तो मुख्य पात्रों में है लाला सर्वसुख, ये लाला परिवार के मुखिया हैं। लाला दौलत राम इनका बड़ा बेटा है। लाला छोटे लाल इनका छोटा बेटा है। पार्वती बड़ी बेटी है। सुखदेई इनकी छोटी बेटी है। दौलत राम की पत्नी का नाम पत्नी जो है वो जेठानी है, जो कि अनपढ़ है। और देवरानी छोटे लाल की पत्नी है, जो कि पढ़ी लिखी है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इन पात्रों को अपने ध्यान में रखिए। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अनपढ़ कौन है? जेठानी है, यानी कि जो उस परिवार में सबसे पहले आई है महिला वो अनपढ़ है। बाद में जो महिला आई है, जो देवरानी है, वो पढ़ी लिखी है। आमतौर पर ये इस उपन्यास में ही नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के आस पड़ोस को देखेंगे, समाज को भी देखेंगे, तो इसमें ये काफ़ी प्रासंगिक लग रहा है कि अक्सर जो उम्र में बड़ा है वो अपने समय में ठीक से नहीं पढ़ पाया है, लेकिन बाद की जो पीढ़ी आ रही है वो शिक्षित आ रही है। कहने का मतलब कई जेठानियाँ हैं जो कि अनपढ़ मिल जाती हैं, लेकिन देवरानियाँ पढ़ी लिखी रहती हैं। तो इस तरीके से ये उपन्यास एक तरीके से महिलाओं की शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अगर दूसरे उपन्यास के बारे में चर्चा करें तो दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसका कि नाम सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी आराम से जानते हैं। और इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जबकि अभी मैंने बताया कि देवरानी जेठानी की कहानी को भी प्रथम उपन्यास माना है डॉक्टर गोपाल राय ने। और गोपाल राय पर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिन्होंने उपन्यासों के संदर्भ में अलग अलग कथनों को कहा है, कोटेशन से उनके। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं परीक्षा गुरु पर। तो परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को एक बात और कहा है, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। अमूमन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर पूछ दे कि परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसने माना है, तो इसका भी जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। अगर इस उपन्यास के विषय वस्तु पर बात करें तो इस उपन्यास की विषय वस्तु दिल्ली के ऐसे कारोबारी और साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत और धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के गलत संगत में फंस जाता है, जिससे कि उसको प्रॉब्लम भी आती है। आखिरकार वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से इन गहराते हुए संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है, दूरी बना लेता है। तो एक तरीके से इसके मुख्य पात्र और वकील के रूप में किसका नाम आता है, तो ध्यान रखिए लाला ब्रजकिशोर। और ये जो कहानी है दिल्ली महानगर की है, तो विकल्प में अगर दिल्ली के अलावा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का नाम आए तो आप इसे ध्यान में रखिए कि परीक्षा गुरु की जो विषय वस्तु है और जिस शहर की एक कहानी है वो दिल्ली की है, और मदन लाल साहूकार हैं और वकील लाला ब्रजकिशोर हैं। अन्य पात्रों के बारे में अगर चर्चा करें तो अन्य पात्रों में हैं लाला मदन मोहन, जो जिनको मैंने बताया कि अमीर हैं किंतु गलत संगत में फंसा हुआ मुख्य पात्र है। इनकी पत्नी का नाम कामनी है। लाला ब्रजकिशोर समझदार एवं अच्छा इंसान है और पेशे से वकील हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि परीक्षा गुरु में वकील का क्या नाम है, या फिर कौन सा पात्र है जो कि वकील की भूमिका में है, तो लाला ब्रजकिशोर इसका आंसर होगा। इसके अलावा लाला ब्रजकिशोर की जो पत्नी है प्रेमवदा है। मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शिव शंभू दयाल और बाबूलाल भी अन्य पात्र हैं।
तो इस तरीके से परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, 1882 ईस्वी में लिखा गया था। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है और दिल्ली की ये कहानी है और एक तरीके से साहूकार परिवार से संबंधित है। अगर अगले उपन्यास की चर्चा करें, गोदान। गोदान जिसका कि प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। गोदान प्रेमचंद के कालजयी कृति के अंतर्गत आती है और यह उनकी अंतिम प्रौढ़ कृति है, यानी कि अगर पूर्ण कृति के रूप में माना जाए तो गोदान है। गोदान में प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है और इसकी कथा वस्तु को अगर देखें तो मुख्य रूप से 2 सूत्र हैं, होरी, गोबर, धनिया, झुनिया तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों दाता दीन, नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला कथा सूत्र ग्राम्य जीवन का है। इसके साथ ही नगरीय जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है, जिसमें कि पंडित ओंकारनाथ संपादक हैं, श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल हैं, मिस्टर खन्ना उद्योगपति हैं, मिस्टर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, मिस्टर मिर्जा जूते के दुकानदार हैं, मिस मालती लेडी डॉक्टर हैं, इसके प्रमुख पात्र हैं। इन दोनों कथा सूत्रों को जोड़ने वाले इलाके के जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह हैं। होरी की कथा आधिकारिक है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक है, किंतु प्रासंगिक तथा प्रमुख कथा का विकास में अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। उसकी उपादेयता ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन की विषमता प्रत्यक्ष करने में ही है। तो मुख्य रूप से जो गोदान है वो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और इसमें ऋण की समस्या को उठाया गया है और शहरी जो कथा है उसको कई आलोचकों ने ये भी माना है कि अगर ये कथा इसमें नहीं जोड़ी जाती तो भी गोदान का महत्व कम नहीं होता। इसीलिए प्रेमचंद के समकालीन कथाकार जैनेन्द्र ने एक निबंध भी लिखा है कि यदि मैं गोदान लिखता तो किस हिसाब से लिखता, उस निबंध को आप पढ़ेंगे तो पूरा और क्लियर हो जाएगा। अगर गोदान के नायक की बात करें तो होरी उपन्यास का नायक है, वह किसानों का प्रतिनिधि है, धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान है। घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पीसते पीसते अंत में वो प्राण त्याग देता है। संक्षेप में यही उसका जीवन है। तो एक तरीके से इन 3 पंक्तियों में आपने गोदान की विषय वस्तु को भी समझ लिया। दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति में सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। जनता के सेवक कहलाने वाले पत्रकार स्वार्थी हैं, वे अमीरों से चुपके रुपया खाते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण वाले प्रोफेसर इस सीमा तक तटस्थ हैं कि मजदूरों की हड्डी पर महल खड़ा करते हैं। गांव और नगरों के बीच में त्रिशंकुवत लटके हुए जमींदार किसानों को सोख कर अधिकारियों को संतुष्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो शहरी पृष्ठभूमि में कथा लिखी गई है उसकी भी विषय वस्तु आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे यदि बात करें तो दोनों कथानकों को मिलाकर यही प्रेमचंद युग को भी स्पष्ट करता है कि सन 1930 से लेकर 1936 के आसपास का जो समय है, यह यूँ कहे कि प्रेमचंद तो सन 1901-2 से ही लिखना शुरू किए थे। कुल उन्होंने 36 वर्षों तक साहित्य की सेवा की, तो उनके जितने भी रचनाएं हैं वो उनके युग को भी दिखलाती हैं। इसीलिए एक रचना भी है डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद और उनका युग। तो यही प्रेमचंद का युग जीवन है। ऐसे समाज उत्थान सुधारों से नहीं हो सकता। प्रेमचंद इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। इसीलिए उपन्यास के अंत में वे स्वप्न को साकार नहीं करते हैं, सत्य को अनावृत कर देते हैं। और जो अंत होता है उपन्यास का, आपने उसको पढ़ा होगा तो ये लेक्चर तुरंत आपके दिमाग में बैठेगा कि जैसे ही होरी के निधन की बात आती है तो धनिया यंत्र की भांति उठी और जो सुतली बेची थी उसे 20 आने पैसे और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दिन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। ये उपन्यास का आखिरी अंश है। तो एक तरीके से ये ट्रेजिडीपूर्ण उपन्यास भी है, क्योंकि एक किसान की हार्दिक इच्छा रहती है, जीवन की अभिलाषा रहती है कि उसके पास एक गाय रहे, उसके द्वार की शोभा बढ़ाए। बाकी वो हमेशा ऋण में ग्रस्त रहा और अंत में जो उसका हश्र हुआ आपने पूरे उपन्यास में देखा। अगर देखा जाए तो इस उपन्यास में प्रेमचंद ने किसान, स्त्री और दलित संवेदना को एक साथ प्रस्तुत किया है। मुख्य पात्रों की चर्चा करें तो मुख्य पात्रों में होरी केंद्रीय पात्र है, गरीब किसान के रूप में। धनिया होरी की पत्नी एवं जुझारू पात्र है। गोबर होरी का पुत्र है। सोना और रूपा होरी की पुत्रियां हैं। पंडित दाता दिन महाजन है। पंडित माता दिन दाता दिन का पुत्र है, जिसका कि माता दिन और शिलिया के प्रसंग को आप लोग भली बात जानते हैं, जहाँ आलोचकों को लगता है कि ये यहाँ पर प्रेमचंद अम्बेडकरवाद से प्रभावित थे और पहली बार एक दलित समुदाय ने हिम्मत करके विरोध किया उसका। दुलारी सवाइन, पटेश्वरी लाल, झिंगुरी सिंह, झुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, ये सब प्रमुख पात्र के रूप में हैं। राय साहब और इनकी बेटी मीनाक्षी हैं। डॉक्टर मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर और विद्वान हैं। मिस मालती आधुनिक स्त्री हैं, यानी कि पढ़ी लिखी स्त्री हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। सरोज मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना मिल मालिक और बैंकर हैं। गोविंदी जो खन्ना की पत्नी हैं और आदर्श भारतीय स्त्री हैं।
संपादक ओंकारनाथ हैं जो कि बिजली पत्र के संपादक हैं। मिस्टर तंखा और मिर्जा इसके प्रमुख पात्र के रूप में हैं। तो इस तरीके से गोदान के पात्रों से और गोदान की जो विषय वस्तु है उससे आप परिचित हो गए होंगे। एक एक लाइन इस लेक्चर का महत्वपूर्ण है जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी एक समय में एक ही जगह संकलित मैटर के रूप में लाभ पहुंचा सकता है। अगले उपन्यास के बारे में चर्चा करें तो शेखर एक जीवनी भाग 1 पढ़ना है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद उपाध्याय आज्ञे हैं। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास रहा है। यह कुल 2 भागों में विभाजित है। कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं, हालांकि अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते रहते हैं कि ये उनकी जीवनी नहीं है। संयोग से अज्ञे के ऊपर मुझे रिसर्च करने का मौका मिला है, तो मैंने शेखर एक जीवनी और अज्ञे की जीवनी को भी पढ़ा है। तो बहुत सारी घटनाएं दोनों से मेल खाती हैं। हालांकि जो लेखक है वो इस बात से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि कलाकार और जो रचना है इन दोनों में, इनके अनुभूति में दूरी है, दोनों एक दूसरे से नहीं मेल खाती हैं। तो इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में भी रखा जाता है। जब भी मनोवैज्ञानिक उपन्यास की बात की जाती है तो उसमें इला चंद्रोची, जैनेन्द्र अज्ञे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह उपन्यास अपने समय में कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता भी है। देखिए इस उपन्यास की एक ये की पॉइंट है, इसमें अज्ञे ने व्यक्ति और समाज के बीच में जो द्वंद्व है, खासतौर से इनकी जब कविताएं पढ़ेंगे, नदी के द्वीप या फिर हरी घास पर क्षणभर, वहाँ पर भी इस प्रवृत्ति को, इस विशेषता को आप देख सकते हैं। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है। उसके मन में बहुत जिज्ञासा रहती है, बहुत प्रश्न पूछता है। वो परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। सही मायने में शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। और अब देख रहे हैं कि जो एक एक बिंदु मैं बता रहा हूँ वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम इम्पोर्टेंट है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा करता है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। खासतौर से जब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की चर्चा की जाती है तो इसमें फ्रायड का नाम सबसे पहले आता है, उसका भी इसमें प्रभाव है। ठीक है, अगर शेखर एक जीवनी उपन्यास पर बात करें तो ये कुल 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें पहला खंड है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और प्रकृति परिस्थिति। ठीक है, तो ये 4 इसके खंड हैं। में भी कभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कौन सा खंड है और कौन सा खंड नहीं है। 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, है पूछता है और नहीं पूछता है। तो उम्मीद है कि दोनों एंगल से आप इसको देख लेंगे। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्वोक्ति शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जिया क्रिस्ताफ का प्रभाव भी पड़ा है। ये दोनों जो पॉइंट्स हमने बताया ये परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिए। और जब आप शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे उसकी भूमिका में अज्ञे ने स्पष्ट किया है कि ये उनके फांसी लगने के पूर्व की एक रात की ये घटना है। उसी में उन्होंने पूरा इसको सोचा और फिर लिखने की कोशिश की। हालांकि बाद में जो फांसी की सज़ा थी वो टल गई, नहीं हुई, लेकिन अचानक कैसे एक कवि और कलाकार के मन में जो उनकी पूरी दीप्ति है वो उभर कर आती है और वो पूरा एक रचना का स्वरूप ले लेती है। अगर शेखर एक जीवनी की चर्चा करें तो इसके मुख्य पात्रों की चर्चा करें तो मुख्य पात्रों में शेखर कथा का नायक है। इसका जो स्वभाव है विद्रोही है। शशि मेरी बहन है, कई जगह मौसी की बहन भी बताया जाता है। ये उपन्यास की नायिका है। शेखर की माँ इसमें है शारदा। शेखर शारदा के प्रति आकर्षित रहता है। सरस्वती शेखर की बहन है। शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु है। उसमें एक कोटेशन आता है कि ये उससे तेज धार की प्राप्ति करता है, उसमें वो उससे प्रेरित होता है। ठीक है, शांति जो कि 18-19 वर्ष की तपेदिक पीड़ित लड़की है। तो ये सारे इसके पात्र हैं, शांति, सरस्वती, शारदा और शशि। तो ये स्त्री पात्र के रूप में है। शेखर इस उपन्यास का नायक है। तो इस तरीके से आपने पूरा शेखर एक जीवनी के बारे में जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको देख लिया। अब अगले उपन्यास पर चर्चा करते हैं जो कि बाणभट्ट की आत्मकथा है। आपने देखा कि शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है और बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी उपन्यास है, लेकिन इन दोनों के शीर्षकों में आप देखेंगे कि जीवनी लगा है, आत्मकथा लगा है। एक तरीके से दोनों उपन्यासकारों ने पारंपरिक ढंग से जो उपन्यास लेखन चल रहा था और शीर्षक निर्धारित किए जा रहे थे उनको भी तोड़ने की कोशिश की है और जीवनी और आत्मकथा नामक शब्दों को जोड़ा है। तो क्लियर कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये दोनों रचनाएं किस विधा में है, तो दोनों क्या हैं, उपन्यास हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं
अराजकताओं का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है, शेष सब कल्पना के आधार पर है। कथानक जो है वो इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और बाकी जो सारी चीज़ें वो सब कल्पना के आधार पर है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है, यानी कि आधार बनाकर लिखा गया है। अगर इसके मुख्य पात्रों पर चर्चा करें तो बाणभट्ट उपन्यास का मुख्य पात्र है, जिससे निपुणिका और भट्टनी प्रेम करती हैं। निपुणिका, जिसका कि दूसरा नाम न्यूनिया है, यह भट्टनी की सेविका है। भट्टिनी देवपुत्र तुगरमिल्द की कन्या है। महामाया महारानी राजश्री की सौत है। तो ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अन्य पात्रों की अगर चर्चा करें तो चारुस्मिता, आचार्यपाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदन श्री, कुमार कृष्णवर्धन, सुचरिता, ये भी पात्र इंपॉर्टेंट हैं। कई बार परीक्षा में इनसे सवाल आते रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में शॉर्ट में जानकारी ले ली। अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे 100% सही करने की कोशिश करेंगे। अगला उपन्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास मैला आंचल, जिसके उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था और कहा जाता है कि प्रकाशन होते ही रातों रात मैला आंचल पाठकों के बीच में प्रसिद्ध हो गया और एक कालजयी कृति के रूप में हमेशा के लिए साहित्य में दर्ज हो गया। मैला आंचल में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। यह गांव तैराहाट स्टेशन से 7 कोस पूरब स्थित है। गांव के पूरब कमला नदी की धारा बहती है। बरसात के अतिरिक्त अन्य दिनों में यह धारा सूख जाती है और रेत के गड्ढों में जगह जगह जलकुंड बन जाते हैं। गांव की सांस्कृतिक जीवन के साथ नदी का अटूट संबंध है। मेरीगंज नाम नील की खेती करने वाले मार्टी साहब की मेम मेरी के नाम पर पड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और जब आप मैला आंचल की भूमिका पढ़ेंगे तो उस भूमिका में जो रेणु ने 3-4 लाइन लिखा है कि यह फूल भी है, शूल भी है और ये धूल भी है। तो इस तरीके से उसकी भूमिका को भी आप अपने ध्यान में रखिए। पूछा जाता है कई बार कि ये किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है। तो हम जब अभी मॉक टेस्ट इन उपन्यासों, कहानियों, नाटकों और कविताओं पर बनाएंगे तो इस तरीके के सवाल को रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप इसको कथा वस्तु के रूप में ध्यान में रखिए। जो मैला आंचल है इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन जाता है। कई बार सवाल उठता है कि मैला आंचल का वास्तविक नायक कौन है। तो कई लोगों का मानना है कि जो मेरीगंज है वही नायक है। और गोपाल राय पर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया है। अगर मैला आंचल के उद्देश्य के बारे में चर्चा करें तो इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता है। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। अगर मुख्य पात्रों की चर्चा करें मैला आंचल के तो इसमें कुल 256 पात्र बताए जाते हैं। मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, बामन दास, बालदेव, लक्ष्मी, महंत, तहसीलदार विश्वनाथ आदि। तो इस तरीके से हमने मैला आंचल के बारे में पढ़ लिया। अब अगला उपन्यास जो है झूठा सच। झूठा सच जो कि यशपाल द्वारा लिखा गया है। यशपाल एक मार्क्सवादी लेखक, प्रगतिशील लेखकों की जब चर्चा की जाती है तो इसमें यशपाल का नाम पहले आता है और ये अपने समय के क्रांतिकारी लेखक भी रहे हैं और अज्ञे इत्यादि के साथ भी इनका उठना बैठना था। तो अगर झूठा सच की चर्चा करें तो यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1958 ईस्वी में हुआ था। इसके कुल 2 भाग हैं। यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके 2 खंड हैं, वतन और देश, देश का भविष्य। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है। देखिए इसका मुख्य पात्र तारा, इसका इस माध्यम से बताया गया है चरित्र के माध्यम से कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड में देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवी व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा की गई है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार और बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। तो इन दोनों खंडों के बारे में हमने चर्चा कर ली। एक में स्त्री की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, दूसरे में भ्रष्टाचार को उजागरित किया गया है। अगर इसकी तुलना में बात करें तो तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे भी चरित्र हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दाव पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविका और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता के
जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठा सच में साकार हुआ है। तो झूठा सच में तमाम विषय वस्तुओं की जो चर्चा की गई है यहाँ पर 2-3 लाइन में बताने की कोशिश की गई। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को ही उत्तरदायी ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट डाली। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखने की कोशिश की है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए यशपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। एक तरीके से देश विभाजन धर्म के आधार पर भी, लेकिन झूठा सच में यशपाल ने इसे आर्थिक रूप से भी देखने की कोशिश की है। लेखक का जो उद्देश्य है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं हुए। अगर इस उपन्यास के मुख्य पात्रों की चर्चा करें तो तारा, जो कि मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है, तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तारा को आप ध्यान में रखिए। जयदेव पुरी मध्यवर्ग का प्रतिनिधि ही पात्र है, विभाजन के कारण परिवार से ये अलग है। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक होते हुए विधायक व कई कमेटियों का मेंबर भी बनता है। जयदेव पुरी को भी ध्यान में रखिए। तारा के साथ ही कनक एक पात्र है जो संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है। ये जयदेव से प्रेम विवाह, फिर इसका तलाक हो जाता है। आगे ये पूरे झूठा सच की कहानी थी। तो मुख्य तौर पर झूठा सच के प्रकाशन को लेकर सवाल बन जाते हैं, किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है इस पर सवाल बन जाते हैं, और कुछ पात्रों से सवाल आ जाते हैं कि तारा, जयदेव पुरी, कनक, ये सब किस उपन्यास से संबंधित हैं, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अगर अगले उपन्यास की चर्चा करें जो कि मानस का हंस है, जिसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर। मानस का हंस सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वैसे तो भक्तिकाल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। हमेशा किंवदंतियों या फिर लोक प्रचलित जो कहानियाँ हैं उसके आधार पर हम भक्तिकाल के कवियों का जीवन, जन्मदिन, ये सब निर्धारण करते हैं। तो ऐसे ही तुलसीदास के जीवन को लेकर भी, उनकी जीवनी को लेकर भी अभाव रहा है। परंतु इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया है। लेखक ने राम बोला, जो कि तुलसी के बचपन का नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राम बोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, उसे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर विरोधों के बीच उभर कर सामने आता है। तुलसीदास का नाम तुलसीदास कैसे पड़ा? जब ये उपन्यास आप पढ़ेंगे मानस का हंस, कई बार सवाल पूछ दिया जाता है कि मानस का हंस के केंद्र बिंदु में कौन है? तुलसीदास हैं, और इन्हीं से संबंधित हैं खंजन नयन, सूरदास। तो ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिए कि मानस का हंस, मानस मतलब रामचरितमानस जिसने रचना की है उसी के जीवन पर आधारित है मानस का हंस। तुलसीदास नाम इसलिए पड़ा कि जब इनका नामकरण होने जा रहा था तो इनके ऊपर तुलसी का एक पत्ता गिर गया था। जब उपन्यास आप पढ़ेंगे तो मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। तो तुरंत वहाँ पे जो गुरु उपस्थित थे उन्होंने इनका नाम तुलसीदास रख दिया, जबकि इससे पहले इनका नाम था राम बोला। तो पूछा जाता है कई बार सवाल कि तुलसी के बचपन का क्या नाम था? राम बोला था। ठीक है, तो उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने काफ़ी मेहनत करके तुलसीदास के जीवन को लिखने की कोशिश की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग उपन्यास है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर मुख्य पात्रों की चर्चा करें तो इसमें तुलसीदास केंद्रीय पात्र हैं। बचपन का नाम राम बोला है। पार्वती तुलसीदास का लालन पालन करने वाली महिला है। नरहरि बाबा तुलसीदास के गुरु हैं। लगातार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजी का वर्ग हो, चाहे पीजी की क्लास हो, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है। मोहिनी जो एक वृद्ध कोतवाल की बेटी, जिस पर तुलसीदास आसक्त थे, लेकिन जब मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो इसमें मोहिनी ही कुछ ज़्यादा तुलसीदास पर आसक्त नजर आई, और तुलसीदास काफ़ी दूर भागते थे। और इस उपन्यास को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में आया कि उन्होंने क्यों लिखा ढोल गंवार पशु शूद्र नारी तीर्थाड़न के अधिकारी। तो उस समय ये कई महिलाओं से परेशान थे। इस उपन्यास में आप देखेंगे कि उनके पीछे कई महिलाएं पड़ी हुई हैं। और अंत में रत्नावली के जो पिताजी हैं वो तुलसीदास को ये कहकर शादी की कि जल्दी शादी कर लो, नहीं तो फिर बाद में और प्रॉब्लम हो जाएगी। और रत्नावली और तुलसीदास उस समय इन लोगों की शादी हुई जब वर्तमान समय में जैसे आमने सामने बैठकर वर और वधू आपस में बातचीत करने के बाद निर्णय लेते हैं कि शादी की जाए, वैसे ही तुलसीदास और रत्नावली भी बैठे हैं। जब ये उपन्यास पढ़ेंगे तो और मेरी बात क्लियर हो जाएगी आपको। रत्नावली जो कि तुलसीदास की पत्नी है, ये पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री हैं, इसको ध्यान में रखिए। और तुलसीदास की पत्नी तो हैं। शेष सनातन तुलसीदास के गुरु हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तुलसीदास के दो गुरुओं का जिक्र किया गया है, नरहरि बाबा और शेष सनातन। शेष सनातन जब तुलसीदास काशी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनसे मुलाकात होती है। टोडर, जैसा, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत, ये सब तुलसी के मित्र हैं एवं भक्त हैं, जिसमें कि गंगाराम काफ़ी क्लोज रहते हैं तुलसीदास के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने
मानस का हंस के बारे में चर्चा कर लिया कि किस कवि को केंद्र बिंदु में लिखा गया है, किसकी जीवनी है, तुलसीदास की। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उनके बारे में जान गए। अब आगे बात करते हैं तमस उपन्यास। तमस जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और ये भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1973 ईस्वी में। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, इसको ध्यान में रखिए कि लाहौर के 5 दिन की जो कहानी है वो तमस में उसकी आधारभूत संरचना में सहायक हुई है। तो 1947 में भयानक जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था और लाहौर के आसपास जो 5 दिन की स्थिति रही है वो इस तमस की विषय वस्तु रही है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है, पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है, जबकि दूसरे खंड में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। तो ये नत्थू को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, और मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चर्चा है। तो मुराद अली मुख्य पात्र के रूप में वह नत्थू चमार को 5 रुपये देकर एक सुअर मरवाता है और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। तो एक तरीके से सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश मुराद अली करता है। ठीक है, और देखिए ये 1973 में 5 रुपया का क्या कीमत रहा होगा। ठीक है, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। तो उधर सुअर और इधर गाय। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। तो आपके दिमाग में अब तमस की विषय वस्तु बैठ गई होगी कि किन किन विषय चीज़ों को इसमें रखा गया है। अगर मुख्य पात्रों की चर्चा करें तो नत्थू के बारे में अभी मैंने बताया कि नत्थू निम्न वर्गीय पात्र है, दलित समाज से आता है, जाति से चमार है, भोला और सीधा आदमी है, 5 रुपये में भी ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मुराद अली अंग्रेज़ों का दलाल है, खल चरित्र है, यानी कि खलनायक इसको कहा जा सकता है, सुअर का षड्यंत्र रचता है। अंत में रिलीफ कमेटी की बस में लाउड स्पीकर पकड़ा जाता है, शांति की अपील भी मुराद अली करता है। बख्श जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, इसमें भी मेहता रहे हैं और गोदान में भी मेहता हैं। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य, ये कार्यकर्ता भी हैं, कामचोर हैं, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से इनका जुड़ाव है, जैसा कि आज नेताओं का होता है। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जनरैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता ये भी है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ईमानदार व्यक्ति है। शंकर लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेहता का विरोधी है। ठीक है, मेहता जो जिला कांग्रेस का सदस्य है उसका ये विरोधी है। तो इस तरीके से हमने तमस के बारे में अध्ययन कर लिया। अब अगले उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं जो कि राग दरबारी उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। यह राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली पर आधारित है। अभी तक जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे थे उनका कोई मनोविश्लेषणवादी था, कोई सामान्य रूप से समस्या को उठाकर लिखा गया था, लेकिन ये इसमें पहली बार व्यंग्य शैली का प्रयोग किया गया है। तो मे भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर राग दरबारी के प्रकाशन की बात करें तो 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। राग दरबारी के लेखक ने शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोलकर रख दी है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि शिवपालगंज का संबंध किस उपन्यास से है, तो है राग दरबारी से, क्योंकि उपन्यासों में कुछ गांव हैं, जैसे कि राग दरबारी में शिवपालगंज है, इसी तरीके से आधा गांव में है गंगौली। ठीक है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होने लगता है लोगों को, इसलिए शिवपालगंज को आप ध्यान में रखिए, राग दरबारी से संबंधित है। और राग दरबारी में शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी पोल खोलकर उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको सामने रखने की कोशिश करते हैं श्रीलाल शुक्ल। और ये बात वो डायरेक्ट नहीं लिखते हैं बल्कि व्यंग्य शैली को उन्होंने आधार बनाया। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण करने का भी खूब अवसर प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उन्हीं तहों तक पहुँचता है। ठीक है, तो राग दरबारी में जिन भी समस्याओं को उठाया गया है वो आज भी समस्याएं प्रासंगिक हैं। अगर राग दरबारी के मुख्य पात्रों पर चर्चा करें तो मुख्य पात्रों में हैं रंगनाथ, वैद्य जी का भांजा है जो शहर में रहते हैं और इतिहास में एमए कर रहे हैं और फिर रिसर्च भी कर रहे हैं। एमए उन्होंने किया, इसके बाद रिसर्च कर रहे हैं। उपन्यास की पहली ही पंक्ति पढ़ेंगे तो रिसर्च का उन्होंने अर्थ बताया कि घास छीलना। वैद्य जी, अभी परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि वैद्य जी का संबंध किस उपन्यास से है, यूपी हायर एजुकेशन में ये प्रश्न आया था। तो ध्यान में रखिए कि कितना इंपॉर्टेंट पात्रों को भी ध्यान में रखना है। वैद्य जी शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, छंगामल इंटर कॉलेज, उत्तर प्रदेश में या फिर भारत में बहुत सारे इंटर कॉलेज होंगे, लेकिन राग दरबारी में किस इंटर कॉलेज का उल्लेख किया गया है
छंगामल इंटर कॉलेज है कि ये मैनेजर हैं, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो एक तरीके से ये रसूखदार व्यक्ति हैं वैद्य जी, और उनके भांजे का नाम है रंगनाथ। ठीक है, जब हम जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर एक नाटक खेला गया था, रंगनाथ की वापसी, तभी से इस उपन्यास की कथा वस्तु और क्लियर हो गई थी। तो रंगनाथ वैद्य जी, इनको ध्यान में रखिए कि इनका संबंध है राग दरबारी से। रूपन बाबू एक और पात्र, वैद्य जी का छोटा बेटा जो कई सालों से 10वीं में ही है, यानी कि फेल होता है और खुद को छात्र नेता समझता है। तो रूपन बाबू को भी ध्यान में रखिए। गयादीन की बेटी बेला से प्यार करता है। तो रूपन बाबू, गयादीन, बेटी बेला, ये भी मुख्य पात्र हैं राग दरबारी के। बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा है, ध्यान रखिए। बद्री पहलवान वैद्य जी का बड़ा बेटा है, जबकि रूपन बाबू वैद्य जी का छोटा बेटा है। तो बड़ा और छोटा, इन दोनों को ध्यान में रखिए। बद्री के नाम में ही लगा हुआ है पहलवान है, तो बड़ा बेटा जो पहलवानी करता है आगे चलकर बेला से शादी करना चाहता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, त्रिकोणीय प्रेम को दिखाया गया है। छोटा बेटा भी उसी लड़की से प्रेम करता है और बड़ा बेटा भी उसी से प्रेम करता है। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर चुन लिया जाता है। बद्री पहलवान यानी कि अपने पिता की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। शनिचर एक नया, एक और पात्र इसमें। शनिचर का जो वास्तविक नाम है वो मंगलदास है। वैद्य जी की सभा में भांग पीसने का काम करता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट, और आगे चलकर गांव सभा का प्रधान बन जाता है। ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट है। जो व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, भांग पीसने का काम कर रहा हो, और कैसे वो गांव का प्रधान बन जाता है। और आप वर्तमान समय में भी देखते होंगे, ये राग दरबारी तो उपन्यास के रूप में है, लेकिन कई जगह यथार्थ घटना भी ऐसे घट जाती है। गयादीन बनिए का काम करता है। गयादीन की बेटी यहाँ पर बेला है, इसको भी ध्यान में रखिए। मास्टर मोतीराम, काफ़ी इंटरेस्टिंग पात्र। मास्टर मोतीराम इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक, गांव में एक आटा चक्की के मालिक भी हैं। और जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तो एक तरफ ये क्लास लेते रहते हैं और इनका ध्यान आटा चक्की की तरफ भी रहता है। खन्ना मास्टर, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पात्र, इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर हैं और इंटर कॉलेज में अध्यापकों की गुटबाजी के अग्रणी नेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पात्र हैं खन्ना मास्टर। बेला गयादीन की एकमात्र लड़की है। रूपन और बेला के प्रेम के चर्चे हैं शिवपालगंज में, जो कि मैंने बता दिया। लंगड़, देखिए आप, एक तरफ शनिचर है, दूसरी तरफ यहाँ पर लंगड़ का प्रयोग। लंगड़ एक पात्र है, एक पैर न होने के कारण लाठी के सहारे लंगड़ा कर चलता है। ये कबीर पंथी है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, और एक पुराने मुकदमे की नकल पाने के लिए जिला कार्यालय में अर्जी देता है। जोगनाथ शराबी है और वैद्य जी का आदमी है। राधेलाल झूठी गवाही देने में पारंगत है और कभी न उबने वाला गवाह है, जब भी आप इसको बुलाइए तब ये पहुंच जाता है। तो एक तरीके से हमने राग दरबारी के विषय वस्तु को देखा और उसके मुख्य पात्रों से भी परिचय प्राप्त किया। उम्मीद है कि अगर एक भी सवाल इससे आएगा तो आपका सही हो जाएगा। अगले उपन्यास के बारे में चर्चा करें तो वो है जिंदगी नामा, जो कि कृष्णा शोभती, यानी कि अब तक जितने भी उपन्यासों पर मैंने चर्चा की सारे पुरुषों द्वारा लिखे गए थे उपन्यास। अब महिला उपन्यासकार की बात की जा रही है, जिनका उपन्यास है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा एक बड़ा उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1979 ईस्वी में हुआ था। इसमें पंजाब की विगत सदी के जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस उपन्यास में सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर इस उपन्यास पर अगर बात करें तो इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें कुछ बेतरतीब और अनियंत्रित कहानी है। ठीक है, एक कमजोरी है कि वो व्यवस्थित रूप से नहीं चल रही है। कथा विन्यास में कसावट का नितांत अभाव है। इसकी भाषा में पंजाबीपन इतना अधिक है कि कहीं हिंदी का सामान्य पाठक विचलित हो जाता है। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब मैं गोपाल राय पर वीडियो लेक्चर बनाया था उनके कथनों पर, तो उन्होंने कृष्णा शोभती के उपन्यास शैली, उनके लेखन पर सवाल उठाया था। जरूर आप एक बार जाकर उस वीडियो को देखिए और बात क्लियर हो जाएगी। इस पूरे उपन्यास में हिंदी उपन्यास के वर्तमान ढांचे के लिए चुनौती बनकर ये उपस्थित हुआ है, क्योंकि इसमें पंजाबी के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। कथ्य और शिल्प का एक तरीके से नया प्रतिमान गढ़ने की कोशिश की है कृष्णा शोभती ने, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, संसा, दरवेश और किसान एक साथ खेतों को के मुंडेरों पर मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गाँव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। ठीक है, तो जिंदगी नामा कृष्णा शोभती द्वारा 1979 ईस्वी में लिखा गया है। और इसकी भाषा शैली को लेकर थोड़ा सा सवाल उठ गया है कि ये विशुद्ध रूप से हिंदी का उपन्यास न कहा जाकर पंजाबी जैसा लगता है, फिर भी इसको पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो ज़रूर मौका मिले तो एक बार इसको पढ़िए। अगर मुख्य पात्रों की चर्चा करें तो शाहजी जमींदार हैं, शाहनी हिंदू परिवार से सहिष्णु महिला हैं, काशी शाह शाहजी का छोटा भाई है, चिंद्रावई काशी शाह की पत्नी है, लाली शाह शाहजी का पुत्र है, और सलामत अली हैं राय लाली शाह के पालन पोषण के लिए नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा हैं नज़र, मेहर अली, करतार अली, दिलबाग, चन्नी,
नेसी, रेशमा चौधरी, फतेल अली, मोहम्मदीन। जब चन्नी का नाम आया तो मुझे पंजाब के मुख्यमंत्री तुरंत याद आ गए। तो एक तरीके से कुछ जो इसमें जो पात्र हैं उनके नाम से भी आप पकड़ पाएंगे। परीक्षा में अगर आ जाता है तो पंजाबी नेम अगर आ रहा है तो आप उसका आंसर जिंदगी नामा को लगा सकते हैं। तो अगले उपन्यास पर चर्चा करें, जो कि एक दूसरी महिला उपन्यासकार हैं मनु भंडारी, जिनका कि अभी हाल ही में निधन भी हुआ है। आपका बंटी इनका मशहूर उपन्यास। यह मनु भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक तो है ही, लेकिन बाल मनोवैज्ञानिक है। यह कुल 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन सन 1970 ईस्वी में हुआ था। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन से होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो कि पारिवारिक विसंगति का शिकार हुआ है। शकुन और अजय का तलाक हो गया है, यानी कि बंटी की जो माता है शकुन है और पिता अजय, इनमें क्या हो गया है, तलाक हो गया है। एक तरीके से ये मध्यवर्गीय समाज की कहानी को भी यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं मनु भंडारी। किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्तों, मतलब कि शकुन और अजय का तलाक हो गया है, ये बंटी को नहीं पता है। उसको पता चलता है अपने दोस्त टीटू के द्वारा। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते हुए चले जाने को अभिशप्त है। ठीक है, बंटी जैसे वर्तमान समय में खासतौर से उस समाज में है जहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों किसी न किसी पेशे में हैं और एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं और बीच में वो 2 से 3 हो चुके हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ उभर कर सामने आती हैं। कई आलोचकों का मानना है कि ये खुद मनु भंडारी की कहानी से, जीवन की कहानी से मेल खाता है। अगर आपके बंटी उपन्यास के मुख्य पात्रों पर चर्चा करें तो बंटी केंद्रीय पात्र है। शकुन जो है शकुन और अजय का बेटा है, जो पति पत्नी है शकुन अजय। शकुन बंटी की माँ है, अजय बंटी का पिता है। मीरा अजय की दूसरी पत्नी है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बंटी की जो नई माँ है या फिर अजय की दूसरी पत्नी है वो मीरा है। डॉक्टर जोशी शकुन के दूसरे पति हैं, डॉक्टर जोशी। अब 2 पात्र हैं मीरा और जोशी। ये तलाक होने के बाद दोनों पूर्ववर्ती पति पत्नियों के पति और पति क्रमशः हैं। वकील चाचा टीटू बंटी का दोस्त है, इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। अमी डॉक्टर जोशी का बेटा है। तो हमने इस तरीके से आपका बंटी उपन्यास की विषय वस्तु और उसके प्रकाशन कितने खंडों में बटा हुआ है, मुख्य पात्रों पर चर्चा कर लिया। ठीक है, अगले उपन्यास पर अगर चर्चा करें तो धरती धन अपना, जो कि जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया है। कई बार जल्दीबाजी में जगदीश चंद्र माथुर भी बोल दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिए धरती धन अपना जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। तो अभी हमने शिवपालगंज गांव के बारे में चर्चा की थी, जो कि राग दरबारी में है। यहाँ पर धरती धन अपना घोड़ेवाहा गांव से संबंधित रखता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिए। और यह दलित समाज पर आधारित एक उपन्यास है और पंजाब एरिया का है। इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली, ज्ञानों की प्रेम कथा तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है, इसे दर्शाने की कोशिश उपन्यासकार द्वारा की गई है। उपन्यास का आरंभ काली, जो कि हरिजन जाति का है, उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर में घोड़ेवाहा लौटने से होता है। काली की चाची की अंधविश्वास की वजह से मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संत राम का धार्मिक पाखंड और दंभ, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना, अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित करने की कोशिश जगदीश चंद्र ने किया है। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी हुई एक अदम्य वेदना की उपज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति, इसको आप ध्यान में रखिए। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। तो इस तरीके से हमने धरती धन अपना के विषय वस्तु पर चर्चा कर ली, उनके प्रकाशन पर चर्चा कर ली और जो कुछ पात्र रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। और जगदीश चंद्र ने इस भूमिका के इस उपन्यास को लिखने के पीछे का कारण भी बताया है कि उनके ये किशोर अवस्था की कुछ ऐसी यादें हैं जो कि वो भूल नहीं पा रहे हैं, उसमें जो वेदना है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने सोम आनंद को समर्पित किया। अगर मुख्य पात्रों पर चर्चा करें तो काली केंद्रीय पात्र है, ज्ञानो काली की प्रेमिका है, ये दोनों पात्रों को ध्यान में रखिए। प्रतापी काली की चाची हैं, जस्सो ज्ञानों की माँ है। तो ये मुख्य पात्र रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र हैं, उनका भी नाम देख लेते हैं। मंगू ज्ञानों का भाई है। चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी साहब जो गांव के हैं उनका नाम है हरनाम सिंह। छज्जू शाह साहूकार है। बिशन दास डॉक्टर है। तो इस तरीके से हमने धरती धन अपना के विषय वस्तु और मुख्य पात्रों से परिचय कर लिया। उम्मीद है कि एक ही वीडियो में हमने यूजीसी एनटीए नेट उपन्यास खंड को समझ लिया, 13 उपन्यासों को समझ लिया और ये वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए